लॉस्ट स्प्रिंग कहानी उन गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है जो इस मानव निर्मित दुनिया में प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण बचपन की खुशी को खोने के लिए मजबूर हैं। इन बच्चों को स्कूली शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया जाता है और जीवन के आरंभ में ही उन्हें श्रम में धकेल दिया जाता है। आज हम उन बच्चों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। तुम ये क्यों करते हो? मैं साहिब से पूछती हूँ जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन मांगते या ढूंढते हुए मिलता है। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। इसी कारण उन्होंने उस शहर को ढाका को छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां वह अब रहता है। मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है, निगाह बचाते हुए वो बुदबुदाता है। स्कूल जाया करो, मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा और तुरंत ही यह महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब कोई स्कूल बनाएंगे तब जाऊंगा। यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ। हाँ, वो खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। मैं कुछ ही दिन बाद देखती हूँ कि वो मेरे पास दौड़कर आता है। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी। ऐसा वायदा करने के कारण ग्लानि से भरी मैं कहती हूँ, स्कूल बनाने में काफी समय लगता है। किंतु मेरे जैसे वायदे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। उसे महीनों जानने के बाद मैं उससे नाम पूछती हूँ। वह घोषणा करता है, साहिब-ए-आलम। वो नहीं जानता कि इसका उसके नाम का क्या अर्थ है। अगर उसे इसका अर्थ संसार का मालिक पता लग जाए तो उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है जो नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। मैं उनमें से एक से पूछती हूँ, तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी है? वह सीधा सा उत्तर देता है, मेरी माँ ने उन्हें ताकि टॉड अटारी से नीचे नहीं उतारा। दूसरा जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं कहता है, वह उतार भी दे तो वो उन्हें फेंक देगा। जब मैं इस बेमेल जूतों पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे कहता है, मुझे जूते चाहिए। देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में व गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, वरन नंगे पैर रहना एक परंपरा है। ये नंगे पैर रहने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। मैं हैरान हूँ कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना नहीं है। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। जब वह लड़का था तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था जहां उसके पिता पुजारी थे। वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल पश्चात मैं उसके कस्बे और मंदिर गई, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। पिछवाड़े में जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। सलेटी रंग के गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। लड़के की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे, मैं इन्हें कभी न खोऊं। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के रहते हैं। नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी उस समय बिहार था।
यह अभी भी है, परंतु अब ये खाली नहीं है। टिन और तिरपाल के नालीहीन और जलापूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वे 30 वर्ष से भी ज्यादा समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के रह रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और जिनसे वे अनाज खरीद पाते हैं। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सके और बिना पेट दर्द के सो सके तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। ऐसी फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाओं का एक समूह कहता है जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है वहीं वे अपने तंबू गाड़ लेते हैं जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं और सीमापुरी में उत्तरजीविता का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। यह उनकी रोज की रोटी है। उनके सिरों पर छत है, भले ही यह एक टपकती हुई छत क्यों न हो, किंतु एक बच्चे के लिए ये छत इससे भी कहीं ज्यादा है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी कभी कभी मिल जाता है, साहिब कहता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि ज्यादा पाने की आशा बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका कूड़े का होता है उससे भिन्न होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज होती है और बड़े बूढ़े लोगों के लिए ये कूड़ा जिंदा रहने का साधन होता है। सर्दी की एक सुबह मैं साहिब को पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के नजदीक खड़े हुए देखती हूँ, जहाँ से वह सफेद वेशभूषा पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। मुझे ये खेल पसंद है। वह गुनगुनाता है और इस बाड़ के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। वह स्वीकार करता है। द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। साहिब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं जो उसकी रंगोली शर्ट और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं। किसी ने ये मुझे दिए थे, स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है। ये तथ्य कि ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण इन्हें पहनने से इनकार कर दिया, उसे परेशान नहीं करता है। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है, छेद वाले जूते भी सपने के सच होने से कम नहीं हैं। परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहिब दूध की दुकान पर जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, दूर इशारा करते हुए वह कहता है। मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है। क्या उसे काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ उसके चेहरे की निश्चिंतता, बेफिक्री या स्वतंत्रता का भाव खो जाता है। स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। थैला उसका था, कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैं पूछती हूँ। मैं कार चलाना सीख लूंगा, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए वह कहता है। उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी मशहूर बनाने में लगा है। ये भारत के कांच की आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए कांच तोड़ते हुए लगता है देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिता दी हैं। मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि उन जैसे बच्चों का बिना हवा प्रकाश की अंधेरी गंदी कोठरियों में ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों पर काम करना गैरकानूनी है, और यह कि यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा जहां वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं और प्रायः अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं।
मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। हम कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारों, डगमगाते दरवाजों और बिना खिड़कियों के हैं और जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है, लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। हम एक आधा बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। उसकी सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां खदर बदर करते उबल रही हैं। जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेटों में और कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। धुआं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में उससे ज्यादा बड़ी नहीं है, परंतु वह बहू के रूप में उसे आवर मिलने लगा है। घर की बहू के रूप में पहले ही उस पर 3 व्यक्तियों, उसका पति मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी है। जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है, जैसी कि प्रथा है। पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डाल लेना चाहिए। यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी वह अपने घर का नवीनीकरण करवाने में और अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। वह उन्हें वही सिखा पाया है जो वह जानता है, चूड़ी बनाने की कला। यह इसका कर्म, उसका भाग्य है। मुकेश की दादी कहती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश की गर्द से अपने पति को अंधे होते देखा है। क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? उसका मतलब है चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे या बंडल धूप सी सुनहरी, धान जैसी हरी, गहरी चमकीली नीली, बैंगनी, गुलाबी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग की अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों में पड़ी रहती है तथा इनको 4 पहियों वाली हथगाड़ियों पर लादकर जवान आदमी झोपड़ियों के कस्बे की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं और अंधेरी झोपड़पट्टियों में टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौकी पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा समायोजित हैं। यही कारण है कि प्रौढ़ होने से पहले ही वे अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। जब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही हैं। ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। ये बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वह ऐसी आवाज में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। यही मिला है उसे। लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा, उसका पति, कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। उसके सिर पर एक छत तो है। चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के डैक की कराहट हर घर में गूंजती है। युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया गया है।
आप कुचक्र काम में पड़ स्वयं की एक गए हैं जिन्होंने सहकारी उनके पिताओं और समिति क्यों नहीं बनाते हो। मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो पूर्वजों को जाल में फंसाया था। हम संगठित हो भी जाएं तो ऐसे मध्यस्थों कानूनी भी किसी गैरके के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। वे कहते हैं उनमें कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं हैं। वे अनवरत कुंडलीनुमा चक्र के समान बात बोलते हैं जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का कुचक्र है। दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता है। एहसास होने से पहले ही वो इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना, और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती तो मुझे खुशी होती है। मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। वो किसी गैरेज में जाएगा और सीखेगा, परंतु गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल जाऊंगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? वो यकायक चुप हो जाता है। नहीं, वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट है जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। दी एंड। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेसन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबा दो। सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी आवश्यकता को कमेंट करें।